जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, आज है 1 दिसंबर और 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है। तो टाइम देखा जाए तो अभी आपके पास 10 दिन शेष बचा हुआ है। हम यही आशा करेंगे कि आप लोग अच्छे से लगे होंगे अपने एग्जाम के प्रति। अपने एग्जाम को लेकर काफ़ी जो है मेहनत कर रहे हैं, यानी आपका प्रिपरेशन जो है वो लगभग फाइनल मोड पे है। तो फाइनल मोड पे होने के साथ साथ एक बात जो आपको बताया गया था कि रिवीजन रिवीजन आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम करना है। तो जो भी टाइम अभी आपके पास शेष बचा हुआ है उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन ही आपको लास्ट में क्या दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। तो अभी तक हम लोग एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर रहे थे इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए। और हमने काफ़ी एमसीक्यू को क्या कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है। लगभग देखा जाए तो हमने 12 से 13 जो है लेक्चर इस पे देखे थे। तो काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ जो है टॉपिक वाइज, यानी जो आपका जो है यूनिट वाइज जो 10 यूनिट दिए गए हैं, प्रत्येक यूनिट से कुछ क्वेश्चन आपको कराया जाए ताकि आपका उस जो है यूनिट में कुछ अच्छे से क्या हो सके, रिवीजन हो सके। तो इसीलिए हमने कुछ क्वेश्चन बनाया है। और आज हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे करते आपको जो 10 यूनिट आपको दिए गए हैं, किसी यूनिट में 2 वीडियो रहेंगे और किसी यूनिट के लिए केवल एक ही वीडियो रहेगा। छोटे छोटे जो है वीडियो रहेंगे ताकि आप लोग को भी जो है बोरियत ना महसूस हो, और क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से क्या कर सके, अटेम्प्ट कर सके। ये क्वेश्चन जो है पूरे उस टॉपिक का, उस यूनिट का निचोड़ रहेगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपका एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग जो है कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हिंदी वाले बिल्कुल घबराइए नहीं, इसमें ऐसा कोई भी इंग्लिश नहीं लिखा गया है जो आपके समझ में ना आए, और बाकी हम यहाँ पर आपको हिंदी बताते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच फॉल्ट लाइन इज द मोस्ट एक्टिव फॉल्ट लाइन इन द हिमालय सिस्टम। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, इस चारों में से कौन सा ऐसा फॉल्ट लाइन है हिमालय क्षेत्र में जो कि मोस्ट एक्टिव है, यानी सबसे अधिक सक्रिय है, सबसे अधिक क्या है, एक्टिव है। हिमालय में हमको पता है 4 फॉल्ट लाइन है। एक है पहला जो फॉल्ट लाइन है वो है आपका जो है इंडो सांगपो सचर जोन, दूसरा है एमसीटी, और तीसरा है एमबीटी, और लास्ट जो है वो क्या है आपका इंडो सांगपो फचर जोन हो गया, एमसीटी हो गया, एमबीटी हो गया, ठीक है। और लास्ट में है आपका एचएफएफ हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। और ये किस किस के बीच में है, जो इंडो सांगपो फचर जोन है ये ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। जो एमसीटी है वो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। और जो एमबीटी है वो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है। और जो एचएफएफ है ये शिवालिक या वाय हिमालय और किसके बीच में है, जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का सिंधु का प्लेन है, यानी मैदानी क्षेत्र है। तो ये इसका जो है क्रम भी आपको याद रखना है, किसके किसके बीच में है। तो इन्हीं चारों में से पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे एक्टिव है। ऑप्शन है आपका, पहला है एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, दूसरा है इंडो सांगपो सचर जोन आईटीसीजेड, और तीसरा है एमबीएफ यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, और चौथा है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट एचएफएफ। तो आपको बताना है इन चारों में सबसे एक्टिव कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको हिंदी वाले भी एमसीटी ही समझे तो ज्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में। एमसीटी सबसे एक्टिव है क्योंकि जितने भी भूकंप आप तक जम्मू कश्मीर में देखे गए हैं वो इसी एमसीटी से ही, जो थ्रस्ट लाइन है इसी के सहारे देखे गए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो जितने भी यहाँ पर फॉल्ट पाए गए हैं, इनका कारण है कि यहाँ पर कंप्रेशनल बल बहुत ज़्यादा लगा था, जिसके कारण यहाँ फॉल्ट का निर्माण हुआ था। और उसी फॉल्ट के सहारे जो धरातल से एनर्जी बनती है वो रिलीज होती रहती है, इसलिए वहाँ पर भूकंपीय जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक नेचर के दृष्टिकोण से ठीक ठाक स्थिति है, क्योंकि अगर एनर्जी ना रिलीज हो तो वो एनर्जी लगातार एब्जॉर्ब होती रहेगी और एक दिन बहुत बड़े भूकंप का कारण भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर पहले का क्या हो जाएगा, एमसीटी यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन सत्य है। पहला है कि द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र इज रीजन मोस्ट प्रोन टू साइक्लोनिक स्टॉर्म, यानी जो पश्चिमी घाट, जो महाराष्ट्र का पश्चिमी तट है, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी तट है वो साइक्लोन यानी चक्रवात और तूफान के दृष्टिकोण से क्या है, अधिक जो है प्रोन है, अधिक क्या है,
कि प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है, वहां पर ज्यादा क्या आते हैं, साइक्लोन आते हैं। दूसरा कह रहा है कि द रिवर चंबल इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज सस्पेक्टेबल टू फ्रिक्वेंट फ्रंट फ्लड। ये कह रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया में जो चंबल रिवर है आपकी, वहां पर अक्सर क्या आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं। और सी कह रहा है कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाई इन द अर्थक्वेक प्रोन रीजन, यानी जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसमें 7 सिस्टर वाले स्टेट हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब, ये कह रहा है अर्थक्वेक की दृष्टि से यानी भूकंप की दृष्टि से बहुत ही प्रोन है, प्रणव है यहाँ पर, यानी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। और डी कह रहा है कि द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज मोस्ट वनरेबिलिटी टू साइक्लोन कंडीशन, यानी जो आपका पूर्वी घाट है वो साइक्लोन की दृष्टि से अधिक क्या है, जो है वल्नरेबल है, यानी यहाँ पर ज्यादा मात्रा में क्या आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला कह रहा है कि जब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र इज द रीजन मोस्ट प्रोन टू साइक्लोन एंड स्टॉर्म, यानी महाराष्ट्र का जो पश्चिमी क्षेत्र है या पश्चिमी तट है वो साइक्लोन के दृष्टिकोण से देखा जाए या स्टॉर्म के दृष्टिकोण से तो बहुत ही प्रोन है, यानी ज्यादा यहाँ पर आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा जो साइक्लोन आते हैं वो ईस्टर्न घाट पे आते हैं, ना कि वेस्टर्न घाट में। और दूसरा है कि द रिवर चंबल इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन इज सस्पेक्टेबल टू फ्रीक्वेंट फ्लड, यहाँ पर अक्सर बाढ़ आ जाते हैं, ऐसी कोई बात क्या है, नहीं है। तीसरा है कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाई इन द अर्थक्वेक प्रोन रीजन, यानी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो अर्थक्वेक क्षेत्र में पड़ता है, ये सही है, क्योंकि अर्थक्वेक रीजन जितने भी लगभग ज्यादा आने वाले कहाँ पर हैं, हिमालय क्षेत्र में। और डी है द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज मोस्ट वल्नरेबल टू द साइक्लोन, ये भी बात सही है, क्योंकि जो भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है यहाँ साइक्लोन के दृष्टिकोण से काफी क्या है, वनरेबल है, जो है सुभेद है, यहाँ पर क्या है, साइक्लोन बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है कि व्हिच यूनियन टेरिटरी हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की जनसंख्या क्या है, लोएस्ट है, द लोएस्ट यानी सबसे कम है, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है। ऑप्शन है दमन दीव, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी या अंडमान निकोबार। तो इसमें से बताना है कि सबसे कम जो है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कहाँ की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। इन चारों में सबसे जो कम पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। अगला अगला यहाँ पर कुछ पासेस दिए गए हैं, ठीक है, ये पासेस है और ये क्या है, स्टेट है, आपको क्या करना है, मैच कराना है। तो माना पास कहाँ पे है, माना पास आपका उत्तराखंड में है। खारदुंगला पास कहाँ पे है, तो ये खारदुंगला पास आपका जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग पास कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और नाथुल्ला पास कहाँ पर है, सिक्किम में है। पास के क्वेश्चन हर साल लगभग इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं और इस बार भी आना तय है। हमने इस पे बहुत अच्छा वीडियो बना के डाला है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए का 4, बी का 3, यानी ये हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम के नाम दिए गए हैं और उसके एम्स दिए गए हैं कि क्या एम्स थे, जैसे जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, गंगा कल्याण योजना, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, यानी कुल जो है स्वच्छता कार्यक्रम या अभियान। और इधर हाउसेस दिए गए हैं, घर से संबंधित है, सैनिटेशन से संबंधित है, स्वच्छता से, एम्प्लॉयमेंट से या इरिगेशन से। तो जवाहर रोजगार योजना किससे संबंधित है, आपके रोजगार से, नहीं एम्प्लॉयमेंट से। इंदिरा आवास योजना, आवास का मतलब होता है घर, तो आप लोग इसको घर से जोड़ दीजिए, ठीक है। और सैनिटेशन मतलब होता है स्वच्छता, तो इसको सैनिटेशन से जोड़ दीजिए। और गंगा कल्याण योजना का संबंध किससे है, आपका ऑप्शन किससे बचा, इरिगेशन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3124, 3124, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है कि द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, यानी जो आपके यहाँ उत्तर दक्षिण के लिए आ रहा है और एक पूर्व पश्चिम के लिए आ रहा है। तो कह रहा है जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी पूर्व पश्चिम गलियारा है वो किन दो पॉइंट को कनेक्ट करता है। स्टेट तो सबको पता होते हैं लेकिन पॉइंट यानी उस प्लेस का बेसिकली नाम पूछ लेता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ऑप्शन में ए मुंबई से कोलकाता, सूरत से तेजपुर, या श्रीनगर से कन्याकुमारी, या सिलचर से पोरबंदर। तो आपको बताना है कि ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो किसको कनेक्ट करता है। तो जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है यानी ईस्ट में आपका पड़ जाता है आसाम और वेस्ट में पड़ जाता है आपका गुजरात। अब यहाँ पर ये स्टेट ने देकर क्या पूछ लिया है, पॉइंट पूछ लिया है। तो असम में एक स्थान है सिलचर और गुजरात में एक स्थान है पोरबंदर। इन्हीं दो पॉइंट को क्या करता है, आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला है
कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ देम आर ट्रू, यानी इसमें से आपको पढ़ना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है। पहला है कि द खादर सॉइल आर फाउंड इन द लो एरियाज ऑफ वैली बॉटम ऑफ द नदर्न इंडियन प्लेन, यानी जो खादर मृदा होती है वो नॉर्थ इंडिया में कहाँ पाई जाती है, जो निम्न तली की घाटियां होती हैं तो घाटियों में पाई जाती है। अगला है द ब्लैक रेगुर सॉइल आर फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू, यानी जो ब्लैक सॉइल है जिसको हम रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं वो डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है। द तराई रीजन इज एरिया इन द डेक्कन प्लेटू, और जो तराई रीजन होता है वो डेक्कन प्लेटू में है। और द फुट हिल्स ऑफ सह्याद्री है भाबर सॉइल, यानी जो सह्याद्री का जो फुट हिल है यानी जो पहाड़ी का जो निचला क्षेत्र होता है वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, भाबर मृदा पाई जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द खादर सॉइल आर फाउंड इन द लो एरियाज ऑफ वैली बॉटम इन द नदर्न प्लेन, यानी जो खादर सॉइल पाई जाती है वो निम्न स्तर की जो घाटियां होती है वहां पर पाई जाती हैं। तो यह राइट है, क्योंकि खादर मृदा वहां पाई जाती है जहां पर लगातार बाढ़ का पानी क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, और जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है तो वहां की पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। दूसरा है कि ब्लैक सॉइल आपके दक्कन प्लेटू में पाई जाती है, तो ये भी सही है, क्योंकि दक्कन प्लेटू में क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, और लगातार यहाँ पर क्या मिला है हमें, इरप्शन के दौरान जो मैग्मा निकला, ठीक है, यानी जो लावा के रूप में प्रवाहित हुआ, यही जो है बाद में इसी के टूटने फूटने से यानी अक्षर पर्दन से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। तराई रीजन दक्कन प्लेटू में नहीं है, बल्कि जो भाबर है भाबर के दक्षिण में यानी नॉर्थ इंडिया के फुट हिल्स में पाया जाता है। और जो भाबर क्षेत्र होता है ये सह्याद्री के फुट हिल्स में नहीं है, बल्कि किसके है, शिवालिक के फुट हिल्स में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, और ए एंड बी किसमें दिया है, सी में, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द हाई ऑकरेंस ऑफ फ्लड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर में ज्यादा बाढ़ आती है तो इसका कारण क्या है। पहला है हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर, यहाँ वाटर की जो है क्वांटिटी यानी मात्रा बहुत ज्यादा है। लेस एकोमोडेटिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, लेकिन इस रिवर की जो कैपेसिटी है पानी की वो क्या है, क्षमता जो है वो कम धारण करने की है। अगला कह रहा है वेरी हाई पॉपुलेशन प्रेशर, यानी इस वैली पे लगातार पॉपुलेशन प्रेशर यानी जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है, या ऑल ऑफ द एबव यानी इनमें से सभी। तो कौन सा कारण है जो कि फ्लड का कारण बनता है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो जितने भी कारण आपको बताए गए हैं, चाहे बात किया जाए हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर की, यहाँ पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत कम है, पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा लगातार बढ़ रहा है इस रिवर पे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी देश का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो एक तरीके से इकोनॉमिक बैरोमीटर का काम करता है। और बी है कि द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, यानी जो अगर बात किया जाए कि एक्सपोर्ट की मात्रा की, तो इंडिया के डिफरेंस में ये हो रहा है, तो इंडिया में क्या हुआ है, लगातार इंक्रीज किया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें क्या है, दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं, राइट है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। अगला यहाँ पर इंडियन रेलवे के टाइप दिए गए हैं और कुछ दिया गया है डिस्टेंस। पहला है ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, और इधर आपको दूरी दी गई है। तो मीटर गेज का मतलब क्या हुआ, जो 1 मीटर का होता है। ब्रॉड गेज का जो है कितने जो है डिस्टेंस में होता है, ब्रॉड गेज वो होता है 1.676 मीटर, और नैरो गेज कितने में होता है, 0.762 मीटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 213। तो 213 कहाँ पर है, ए में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला है कि व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया, यानी भारत के किस राज्य में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, फसल गहनता है, वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन है पंजाब, आसाम, हरियाणा या वेस्ट बंगाल। तो आपको बताना है कहाँ पर जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, सबसे हाईएस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है कि एक वर्ष में एक निश्चित कृषि साल में या एक निश्चित कृषि वर्ष में आप एक किसी प्लॉट में जितनी ज्यादा फसलें उगाते हैं, जितनी बार ज्यादा फसलें उगाएंगे, ठीक है, यानी 2 बार 3 बार, ठीक है, तो उसको जो है उस एरिया का जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो या आप इसको जो है अगर फार्मूले के द्वारा देखें तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका है ये जो है टोटल एरिया, और नीचे क्या हो जाएगा, नेट सोन एरिया। नेट सोन का मतलब ये हुआ कि आपके पास 10 हेक्टेयर जमीन है और आप इसमें लगा एक वर्ष में 3 बार फसलें उगाते हैं, तो आपका जो टोटल है वो तो 10 ही रह जाएगा, ठीक है।
लेकिन जो आपने फसलें उगाई 3 बार, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 10 को 3 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले के आधार पे आपका ट्रैफिक इंटेंसिटी निकलता है। नेक्स्ट है, इधर कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं और इधर क्या दिए गए हैं, उसके प्रोडक्शन की कौन कौन से जो है स्टेट प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा करते हैं हाईएस्ट मात्रा में। इधर है राइस, कॉटन यानी जो है कपास, व्हीट यानी गेहूं, टी यानी चाय, उधर असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो राइस का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, वेस्ट बंगाल। कॉटन का कौन करता है, गुजरात। व्हीट का कौन करता है, उत्तर प्रदेश। और टी का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, आसाम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कौन सा इसमें ऐसा कारण है जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है नहीं कराएगा, या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। ऑप्शन है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब हुआ जो है अप्रवास यानी बाहर से जो लोग आए हैं। आउट माइग्रेशन यानी उत्प्रवास यानी किसी एक स्थान से जो बाहर लोग गए हैं। ये इंक्रीज इन जो है बर्थ रेट यानी जन्म दर में वृद्धि हो जा रही है। और डिक्रीज इन डेथ रेट यानी मृत्यु दर में कमी आ रही है। तो इसमें ऐसा कौन सा कारण है जो क्या नहीं करेगा, जनसंख्या वृद्धि में भूमिका नहीं निभाता है या जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बनता है। तो अगर मान लीजिए कोई रीजन है यहाँ पर, अगर बाहर से लोग आ रहे हैं, इमिग्रेशन हो रहा है, तो भी यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर कोई रीजन है, यहाँ पर बर्थ रेट यानी जन्म दर बढ़ जाए, तब भी यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर डेथ रेट कम हो जाए तब भी जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन आउट माइग्रेशन यानी यहाँ से लोग बाहर चले जाएं तो क्या किसी प्रकार से यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी, नहीं। तो आउट माइग्रेशन है वो उस स्थान पर जनसंख्या बढ़ने का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ कथन कारण दिए गए हैं यानी असर्शन रीजन दिए गए हैं, तो आइए इसको हम देखते हैं। पहला कि द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडियन इंडस्ट्री, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो इंडिया के दृष्टिकोण में देखा जाए तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काफी क्या था, बेनिफिशियल था यानी लाभदायक था। कारण कह रहा है कि द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन मुंबई इन द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी मुंबई में जो कॉटन इंडस्ट्री का डेवलप हुआ था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है या गलत है, या व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला बात किया जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया का जो इंडस्ट्री सेक्टर था वो काफी डेवलप हुआ था, ये बात क्या है, सही है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब 1914 से 18 के बीच में चला था तो इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी बाउंड्री थी वो सब क्या कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। यानी कोई भी व्यक्ति एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जा सकता था, क्योंकि बॉर्डर की जो सिक्योरिटी थी वो बढ़ा दी गई थी, यानी सारे बॉर्डर इंटरनेशनल लेवल के सील कर दिए गए थे। तो उस समय हमारे यहाँ क्या था, ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश के हम कॉलोनी थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि यहाँ पे लोकल लेवल पे जो भी एग्रीकल्चर होता था उसको देखकर यहाँ पर क्या लगाना स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। तो पहला क्या है, राइट है। दूसरा कह रहा है कि जो कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगी थी इंडिया में मुंबई में वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान लगी थी। तो ये बात क्या है, गलत है। वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान नहीं लगी थी बल्कि इसके पहले ही लग गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ भी असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन कह रहा है कि फ्लड अकर्स ऑलमोस्ट एनुअली इन ब्रह्मपुत्र वैली, यानी अगर बाढ़ की बात किया जाए तो ये लगभग ब्रह्मपुत्र वैली में हर साल क्या होता है, घटित होता है, हर साल बाढ़ आता है। कारण कह रहा है कि द रिवर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र इज वेरी नैरो, ये कह रहा है, यह कारण बता रहा है बाढ़ आने का कि जो ब्रह्मपुत्र का चैनल है, यानी जो उसका चैनल है जहाँ से वो वाटर मूव करता है वो काफी क्या हो गया है, सकरा है, काफी नैरो है। बात देखा जाए तो बिल्कुल सही है कि हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में जो बाढ़ आती है, और उसका कारण क्या है कि जो उसका जो है चैनल है वो काफी क्या है, सकरा है। ना केवल यही कारण बल्कि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये भी क्या है, एक कारण है, मेन कारण है। जैसे पॉपुलेशन का प्रेशर भी एक कारण है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर क्वांटिटी भी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इसका जो चैनल है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कम है। तो इसमें ए भी सही है और आर भी सही है, और इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एकदम लिस्ट दिया गया है, आपको क्या करना है, मिलाना है। जिससे पहला दिया गया है स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी सबसे अधिक जो है लिंगानुपात वाला राज्य। स्टेट विथ हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन,
सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य, स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, और स्टेट विथ लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सबसे अधिक पहला है स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरला है। और स्टेट विथ हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, सबसे अधिक जो आपका जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य वो क्या है? मध्य प्रदेश है। स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम जनसंख्या साक्षरता दर वाला या साक्षरता जो है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर वाला स्टेट है वो कौन सा है? बिहार, यानी सबसे कम साक्षर लोग कहाँ पर हैं? बिहार में है। और स्टेट विथ लोएस्ट डेंसिटी यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है? लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम अर्बनाइजेशन कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो पहला का क्या हो गया? 4 और दूसरे का क्या हो गया? 3। 4 और 3 यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पुनः आपका एक जो है नेशनल पार्क दिया गया है और दूसरा क्या है? मैच द फॉलोइंग के। जितने भी टॉपिक आपको यहाँ बताए जा रहे हैं आपको क्या करना है? इसी के अकॉर्डिंग जितने ही टॉपिक को आपको क्या करना है? जैसे हमने आपको बताया एक टॉपिक की, जैसे इस क्वेश्चन में नेशनल पार्क है तो सारे नेशनल पार्क आपका रिवीजन होना चाहिए। अभी इसके पहले जो है हमने मिनरल्स के कुछ बताए, ऐसे ऐसे जितने भी टॉपिक बताए हैं इसी हिसाब से आपको हर बार क्या करना है? रिविजन करते रहना है। तो यहाँ पर नेशनल पार्क है, जैसे साइलेंट वैली है, पन्ना है, राजा जी है, सिंबल जो है सिंबल 12 है। तो इसमें क्या करना है आपको? इधर मिलाना है कौन कौन से स्टेट में ये पाए जाते हैं। जैसे है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला और मध्य प्रदेश। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला में है। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। राजा जी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और जो है सिंबल 12 कहाँ पर है? यह है आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1 और 2, 4। तो 3, 1, 2, 4 देखा जाए तो 3, 4, 1, 2 होगा। 3, 4, 1, 2 यानी बी इज द राइट आंसर। 3, 4, 1, 2 यस। नेक्स्ट, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया वाज सेटअप, यानी भारत में पहली जो आपका एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री लगी थी वो कहाँ पे लगाई गई थी? चेन्नई में, जमशेदपुर में, बेंगलोर में या दिल्ली में? तो पहली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ लगाई गई थी? बेंगलुरु में लगाई गई थी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला है कि अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर दैट ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी यहाँ पर कुछ जो है पोर्ट के नाम दिए गए हैं बंदरगाह के, जिसे आपको नॉर्थ और से लेकर साउथ में क्या करना है? अरेंज करना है। पहला है कोलकाता, मुंबई, कांडला, मार्मुगांव। कांडला, कोलकाता, मुंबई, मार्मुगांव। कांडला, कोलकाता, मार्मुगांव, मुंबई। कोलकाता, कांडला, मार्मुगांव, मुंबई। तो यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। पहला आएगा कुछ पोर्ट के नाम दे दिए जाएंगे और स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे, एक तरीके से ये। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका अरेंज करने के लिए। तो सबसे नॉर्थ में इसमें देखा जाए तो कौन सा पोर्ट हो जाएगा? आपका कांडला पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो कोलकाता। अगर आप जो है अगर देखेंगे अक्षांश वाइज तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तीसरा कहाँ पर है? मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। और चौथा है मार्मुगांव, जो कि कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है 4 पोर्ट। तो इसका जो अरेंज देखा जाए, क्रम देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कांडला, कोलकाता, मुंबई और मार्मुगांव। नेक्स्ट, अगला है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यानी यहाँ पर आपको कुछ जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि कर्नाटक इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। दूसरा है कि वेस्टर्न इंडिया हैज मोस्ट टी प्लांटेशन इन द कंट्री। तीसरा है कि इंडिया प्रोड्यूस 9% ऑफ द टोटल रबर इन द वर्ल्ड। और चौथा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर इन द वर्ल्ड। तो इसे बताना है कि कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि कर्नाटक इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, यानी जो कर्नाटक राज्य है वो कॉफी का सबसे बड़ा क्या है? लीडिंग क्या है? यानी अग्रणी उत्पादक है। तो ये बात क्या है? राइट है। दूसरा कह रहा है कि वेस्टर्न इंडिया हैज मोस्ट टी प्लांटेशन इन द कंट्री, यानी पश्चिमी भारत है, यानी वेस्टर्न इंडिया है, पश्चिमी भारत में क्या है कि चाय की सबसे अधिक क्या की जाती है?
खेती की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, प्लांट किया जाता है, बागान वहाँ पर ज़्यादा है। तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि चाय पश्चिम भारत में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट और जो है साउथ इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है कि इंडिया प्रोड्यूस 9% ऑफ द टोटल रबर इन द वर्ल्ड। ये बात क्या है, बिल्कुल राइट है कि भारत जो है पूरे विश्व का लगभग 9% रबर का उत्पादन करता है। और जिंजर यानी जो है अदरक के मामले में भारत क्या है, पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी आर ट्रू, यानी सी इज द राइट आंसर। तो ये टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन रहे हैं। हम जो है टाइम बचेगा तो हम इस पे एक वीडियो और बनाएंगे, अगले जो है इसको हम 50 तक पूरा करेंगे। और पहले हम जो है इसी प्रकार से 20, 25 या 30 क्वेश्चन का हर यूनिट से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो लगे रहिए फ्रेंड्स। ये जो है 12 दिसंबर ये आपका दिन है और इस दिन को आपको जो है बहुत ही यादगार पलों में बदलना है, क्योंकि आपका पेपर, एक पेपर जो है 3 घंटे जो आपका होना है वो आपकी लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसी दिन से जो है आपके पीछे एक टैग लग जाएगा, जेआरएफ का टैग लग जाएगा, यदि आप लोग जो है जो आपका 12 तारीख का पेपर है उसको अच्छे से करते हैं, अच्छे से क्वालिफाई करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। ऑल द बेस्ट।